जिस दिन आपने सवाल पूछना छोड़ दिया उस दिन जनतंत्र खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश क्या होती है फांसीवादी ताकतों के द्वारा, कि आप लोगों के मन में डर पैदा कर दिए, 2-4 को गिरफ्तार कर लीजिए, लोगों के मन में डर पैदा हो जाएगा, और डर पैदा हो जाएगा तो फिर लोग सवाल करना बंद कर देंगे। तो मुसलमानों पे खास तौर से हमला है। और मैं आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जब ढेर सारे एडहॉक टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे थे वो चुटकी में निकाल दिए गए, हाईली क्वालिफाइड, चुटकी में निकाल दिए गए। उनसे बहुत बेहूदे सवाल कईयों से पूछे गए इंटरव्यूज़ में। इंटरव्यूज़ को में जो सिलेक्शन कमिटीज़ थी वो बिल्कुल पैक्ड थी, वो कहाँ से लोग बुलाए जा रहे थे किसी को नहीं मालूम। हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ज़्यादातर नहीं बुलाया गया, तो उसमें भी बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए। लेकिन मुसलमान जो हमारे एडहॉक टीचर्स थे उनको तो कह के हटाया गया कि इसको तो बिल्कुल नहीं लेना, यह मुस्लिम है। आज इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात की गुनहगार के तौर पर देखा जाएगा जो गुनाह आपने किया ही नहीं। उनको अगर बोलने का अधिकार नहीं है, उनको अगर बोलने से रोका जाता है तो हमारे सुनने के अधिकार को भी हमसे छीना जा रहा है। अगर मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जगह कुछ और होता तो शायद मैं जेल में भी होता। जिस दौर में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस दौर में हुकूमत ये चाहती है कि आप बोलें मगर उनके मुताबिक बोलें। उनसे अलग राय रखने वाले लोगों को खामोश करने की अलग अलग कोशिशें की जाती रही। मैं अभी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया है। लेकिन अगर मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जगह कुछ और होता तो शायद मैं जेल में भी होता। अभी मैं जेल से बाहर हूँ, केवल नौकरी से बेदखल किया गया। लेकिन आज इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपको इस बात की गुनहगार के तौर पर देखा जाएगा जो गुनाह आपने किया ही नहीं। जितने पहलू अब तक बातचीत में आए हैं उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। मसलन अब इस देश में जब सबको पता है कि कल के टीवी चैनल की डिबेट में महिला आयोग की चेयरपर्सन से पूछा गया और एक पत्रकार जिसने केवल एक सवाल पूछा, तकरीबन 10 से 11 मिनट तक पूछा कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें वो शब्द या वो वाक्य बता दीजिए जो महिला विरोधी है या जो सेना का अपमान करता है। और वो चेयरपर्सन महिला आयोग की वो शब्द को नहीं बता पाई। फिर कल उन्होंने एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। मैं चूंकि बहुत पर्सनली भी जानता हूं प्रोफेसर अली को, हम लोग वो लखनऊ के रहने वाले हैं और जिन्हें नहीं पता हो उन्हें पता होना चाहिए। और ये बात महिला आयोग की चेयरपर्सन को पता है कि वो एक ज़माने में राजघराने से आते थे, इसलिए वो उन्हें तंज करती हुई कई बार राजा भी बोलती हैं कि वो राजा हैं, उनके पास मौका है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। उनके ऊपर ये खोजबीन की है महिला आयोग की चेयरमैन ने कि उनके परदादा या दादा मुस्लिम लीग के फंड करने वाले थे। इस बात का प्रोफेसर अली की 8 मई की पोस्ट से क्या रिश्ता है किसी को नहीं पता। प्रोफेसर अली के पिता ने जब लोग बंटवारा हो रहा था और इस मुल्क को कबूल किया कि हम यहीं रहेंगे, एक ऐसे मुल्क में रहेंगे जिसमें एक आईन है, एक दस्तूर है, वो हिफाजत करेगा, वो मजहब की बुनियाद पर नहीं बना। और उसके बाद जो लोग उन्हें नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए कि प्रोफेसर अली के परिवार ने महमूदाबाद वो रियासत है जो लखनऊ से चंद कदम पर है, और लखनऊ की तहजीब, लखनऊ के अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो बुनियाद में मदद करने वाले कुछ लोग हैं उसमें से वो परिवार आता है। वो विदेश में पढ़ाई करके आते हैं और केवल हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की ही नहीं,
पर्शियन से लेकर के कई और भाषाओं की जानकारी है, और वो एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, एक समाजवादी ख्याल के व्यक्ति हैं, और वो वहां पर जो पोस्ट लिखते हैं, आश्चर्य है और शर्मनाक है। यहाँ इतने बहुत इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं वो इस देश की बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक बनकर के बैठे हैं। ये हम सब के लिए शर्मिंदा होने का वक्त है कि जो वाक्य उस पोस्ट में लिखा ही नहीं गया उसको इंटरप्रेट करके उनको जेल में भेज दिया गया है। फिर बुद्धिमत्ता बची कहां है? वो केवल बुद्धिमत्ता मुझे लगता है उसी प्रोफेसर में बची है जो लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल हो, और जैसे यहां भी एसी काम नहीं कर रहा है तो गोबर यहां भी लीप दिया जाए तो ये गोबर एसी का विकल्प बन जाएगा। केवल वही बुद्धिमान बचे हैं, और बुद्धिमान एकेडमिया में शायद वही लोग बचे हैं जो कैंपसेस में हवन करा रहे, सिलेबस से मुगल काल निकाला जा रहा है, और 4 धाम यात्रा से लेकर ज्योतिर्लिंग से लेकर महाकुंभ अब सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने फरमान जारी किया है कि वो रामायण से लेकर के वेद का पाठ करा करके भारतीय संस्कृति की पहचान कराएगी। अफसोस कि अगर एकेडमिया के लोग अपने एकेडमिक फ्रीडम, तो बात की बात है, अगर आप ये नहीं बचा पाए कि एक लिखी हुई पोस्ट का जिसमें वो बात लिखी भी नहीं है उसको आधार बना करके उनके जेल में डाल दिया गया। दूसरी बात, उस चेयरमैन ने, महिला आयोग की चेयरमैन ने क्या कहा? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने एक सबूत नहीं दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कहां हुआ है। प्रोफेसर अली ने, चूंकि पढ़ दी गई है वो पोस्ट इसलिए मैं वक्त नहीं खराब करना चाहता, उसका निचोड़ ये है, जो व्यक्ति अपनी पोस्ट में शुरू में ये लिख रहा है कि भारतीय सेना और भारतीय आइडिया ऑफ इंडिया, उसका मतलब क्या है, उसके बाद वो युद्ध की विभीषिका के बारे में लिख रहा है कि युद्ध अगर होगा तो युद्ध का जश्न केवल वे लोग मनाते हैं जिनका युद्ध से कोई रिश्ता नहीं है। ये दूरदर्शिता, ये गहन बौद्धिकता जिसकी बात उनकी पोस्ट में है, वो युद्ध की विभीषिका से आगाह कर रहे हैं, और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना, ये मुल्क उस बुनियाद पर नहीं बना था। वो जो आइडिया ऑफ इंडिया है जो पाकिस्तान से इसको अलग करता है, वो चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान अगर आज भी उन आतंकियों के साथ खड़ा होगा तो उसको नुकसान होगा उसका। और उसके बाद वो पैराग्राफ आता है जिसमें वो कहते हैं कि भारत जिस आइडिया ऑफ इंडिया को हम जानते हैं उसमें ये शानदार शक्तिशाली दृश्य, उसको उन्होंने हिंदी में अगर मैं कहूं तो उसको शक्तिशाली दृश्य कहा है, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री के एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। उसे वो एक शक्तिशाली दृश्य कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाकर उस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करना चाहते हैं जिसमें आप विविधता को, अलग अलग पहचानों को मजहब की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर आप बांट नहीं रहे, सही हकीकत में तब्दील होगा जब इस देश में लिंचिंग के शिकार किए जाने वाले मुसलमान, बुलडोजर के शिकार होने वाले मुसलमानों को न्याय मिल जाए। अगर जब तक यह नहीं होता तब तक वो दृश्य एक पाखंड की तरह ही है। अब ये वाक्य अगर चेयरमैन महिला आयोग की नहीं पहचान पाए कि इसमें कहीं से भी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, कर्नल सोफिया कुरैशी को इसमें नहीं बोला गया कि वो आतंकियों की बहन है, और उसके बाद भी वहां 28 मई तक उनको बेल एक तरह से मिली हुई, गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी के मंत्री हैं। और दक्षिण पंथी खेमे में उस पोस्ट में आगे वो महमूदाबादी क्या लिख रहे हैं कि इस देश में एक मुस्लिम सांसद को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहना पड़ता है तब जाकर के उसकी देशभक्ति साबित होगी। और उसके बाद वो जो मजाक किया गया, जब पाकिस्तानी वहां से कोई सोशल मीडिया के ट्वीट है जिसमें वो कहता है कि अब तुम्हारा भी नंबर आएगा, तो वो कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कहता है ये हमारा मुल्ला भाई, हम इसको समझ लेंगे। वो इसको कहते हैं कि ये है सांप्रदायिकता जो इस देश के गहरे पैठा दी गई है। ये हंसने की बात नहीं थी। उसी पोस्ट में ये भी है, उसे हम क्यों नहीं कोट कर रहे? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस मुल्क में मुसलमान हैं तो आप सामने शिकार होंगे या तो आपको गोली मारा जाएगा। और उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर सबसे ज्यादा किसका हुआ, और उसके बाद वो बुलडोजर के शिकार होंगे। अब आखिरी बात, कोई ये कह सकता है कि 8 मई वो दिन नहीं था जिस दिन ये बात कही जाए, तो फिर जरा इस मुल्क के हाशिए के समाज के लोगों को, जो चाहे वो दलित समाज से आते हों, और कल्पना करिए वो चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को कल कोट कर रही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। उन्हें पता ही नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर किस विचार के मानने वाले हैं, उनके बारे में क्या बात रखी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने सबूत नहीं दिया। और उसके बाद मैं एक चीज इशारे में कह के जा रहा हूं, जो उन्होंने कल मीडिया को कहा है कि वो केवल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उनके परदादा तक नहीं गई हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि उस कैंपस में कुछ दिन पहले कोई प्रोटेस्ट हुई और उस प्रोटेस्ट में इनका हाथ है, इसलिए वो कैंपस में जाकर के उनको और कई चार्जेस में फंसाने की कोशिश कर रही। इसलिए ये बहुत संवेदनशील मसला है और इस मसले को केवल इसलिए नहीं कि किसी प्रोफेसर को जेल जाने से बचाना है। हमें तो अभी बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया कि एकेडमिया पर बाहर से कितने खतरे हो रहे हैं। पूरा सिलेबस बदल दिया गया है, फीस महंगी हो गई, जाने क्या क्या हो रहा है, उस पर फिर कभी बात होगी, अभी बहुत वक्ता है, उस पर बात हो ही ना। इसके लिए एक प्रोफेसर को जेल में डाल दिया गया। अब सारे लोग जिनके अंदर रीढ़ है, जो जिंदा है, वो अपने प्रोफेसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बचा भी नहीं पाएंगे जेल जाने से, उनको क्यों इस बात के लिए टारगेट किया गया? मैं फिर से कह रहा हूं, उनका नाम प्रोफेसर अली, और वो बहुत तंज करते हुए चेयरपर्सन कहती हैं कि हम उन्हें प्रोफेसर नहीं कहेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम कहना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी और उनका अपना कैंपस भी एक हद तक कहा, और आज पूरा आम समाज कहता है कि वो हकीकत में कई बिना रीढ़ वाले प्रोफेसर की तुलना में ज्यादा अहम हमारे लिए प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर रहेंगे। इस बात को भी हम यहां से ऐलान करना चाहते हैं और उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हैं। और इस वक्त में जब ये कहा जाए कि 8 मई, बस आखिरी बात कह के खत्म कर रहा हूं, 8 मई को ये पोस्ट नहीं लिखनी चाहिए थी। फिर एक बात बता दी जाए कि इस देश में कब दलित बोलेगा कि उसके ऊपर एट्रोसिटी हो रही है, कब वो बोलेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दलित हों इसलिए क्या प्रोटोकॉल नहीं मिला, कब जो है इस देश की महिलाएं बोलेंगी कि 2 महिलाओं को आपने आगे किया और उसके बाद महिलाओं की स्थिति क्या है, कब बोलेंगे मुसलमान, कब बोलेंगे बाकी लोग, उसका कोई समय नहीं होता। हाशिए पर खड़े दमन के शिकार लोगों के लिए कोई वक्त उनके मुफीद का नहीं होता। और बीजेपी जिसने 9 मई को ट्वीट करके राजनीति शुरू की और उसके बाद पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि हमला करने वाले हैं, इस पर भी डिबेट न हो। उत्तर प्रदेश से मुकदमों की अभी कोई जेल में नहीं गया, लेकिन पहला व्यक्ति इस पूरे मामले में जेल गया है जिसका नाम प्रोफेसर अली महमूदाबादी है। ये अपने आप में संकेत है कि बाकी लोग बोलिए नहीं, और अगर आप मुसलमान हैं तो बिल्कुल मत बोलिए। हम इस पूरी ताकत के साथ खड़े हैं कि इस मुल्क का हर बाशिंदा, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का हो, चाहे वो अलग भी राय रखे, लेकिन उसको बोलने का हक बाबा साहब के संविधान ने दिया है। और उस संविधान के हिफाजत के तौर पर हम अपने प्रोफेसर के साथ खड़े हैं और आगे भी हम खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। I say this because we need to make a stronger case about free speech to the public. We need to say that free speech is about academic freedom in general, but is also more. We need to say this both to the critics on the left and right alike, how academic freedom and democratic freedom are connected. We need to say that a strong democracy needs an independent university system. Just like the courts must be left free to pursue justice, similarly academic institutions must be left to pursue truth. To end with Ali, hope the Supreme Court lets him free from the clutches of those who can't understand quote unquote literated English. Hope he's back home well in time for his baby to be born. Hope Ashoka authorities find a vertebrae in their spine and at least welcome him back. His students will for sure. In a rather heartwarming letter of solidarity, Ali's students write, Professor Khan often quotes Cornel West, just love looks like in public, just like tenderness is what love feels like in private. So here's sending Ali some love from a public podium. Thank you. लगातार देश भर में जो एकेडमिक्स पे जो हमला हो रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट पहलगाम में शुरू हुआ और जहाँ पे सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी थी कि जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, और उसी को लेकर के देश भर के सिटीजन्स, एकेडमिक्स, इंटेलेक्चुअल्स ने जो सवाल खड़ा करना शुरू किया। हम देखें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माद्री काकोटी पे, फिर नेहा सिंह राठौर पे, उस पे हमले तेज हुए, FIR रजिस्टर्ड करने की कोशिश की गई।
और वही सवाल जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली ने जो रखा, और आज हम देख रहे हैं कि आयशा उत्तर प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट मनीष पे भी एफआईआर वहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया गया, बस नॉर्मल बेसिक सवाल पूछने के लिए कि राफेल पे जो आपका डील था उस पर प्रधानमंत्री को जवाबदेही लेनी चाहिए, या प्रोफेसर अली ने जो लिखा, और उन सारी चीज़ों पे ये लगातार हमला जो सरकार के द्वारा हो रहा है, ये हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से इसको कंडेम करते हैं और अपनी एक अनवैवरिंग सॉलिडारिटी, उनके जज्बे को सवाल करने की जो एक आदत जो हमारी एक पहचान रही है, और जो हमें इस डेमोक्रेटिक सेटअप में जो संविधान के दम पे हमें वो सवाल करने की आज़ादी मिली है, उस जज्बे को सैल्यूट करते हैं। और यही बस बोल देना चाहते हैं कि लगातार तमाम कोशिशें रहती है इस सरकार की, और लगातार पिछले 10 सालों में यही कोशिश रही है कि इस देश भर में उन तमाम दलित समाज से आने वाले लोगों के, मुसलमान समाज से आने वाले लोगों के, तमाम इंटेलेक्चुअल्स के, जो भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से इनकार करते हैं, जो भी उनके बताए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चलने से मना करते हैं, उनको ये दबाने की कोशिश करते हैं, उनको जेल में डालने की कोशिश करते हैं। जेएनयू कैंपस लगातार उनके इस अटैक का एक बहुत बड़ा जगह रहा है। हम देखें कि हमारे साथी शर्जील इमाम, उमर खालिद जो हमारे जेएनयू कैंपस से पढ़े थे, उनको आज भी जेलों में बंद करके रखा गया है, और केवल इसी बात के लिए कि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे या वो सीए एनआरसी के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे अपने देश की नागरिकता साबित करने के लिए। और इसी प्रकार से तमाम स्टूडेंट एक्टिविस्ट को जेलों में बंद किया गया है। इन सारी चीज़ों को यहाँ से कंडेम करते हैं, और उसी जज्बे के साथ जो जेएनयू हमेशा लड़ाई लड़ता है, देश भर में किसी भी व्यक्ति के साथ यदि किसी को सवाल पूछने के लिए इस सरकार से उनको जेलों में बंद किया जाएगा, तो जेएनयू उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इसी मैसेज के साथ, इसी सॉलिडारिटी के साथ हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं। आप सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन को बोलने के लिए यहाँ पे मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। When the IT cell of the ruling dispensation comes up with all kinds of fake stories that claim and substitute the reality, even temporarily, and in many time, over many occasions, it is not temporary. It lasts for a long time. There is a whole lot of effort to unpack it, and many a times that unpacking is never recognized. The fake becomes the real, and it gets more circulation and more credulence. So we are dealing with that kind of a situation, but we do have to stand in solidarity and also look at our own ways of fighting it. The best way to fight is what the students, the student representatives, and I believe the faculty association at Ashoka, not the management, not the administration, but the faculty association and the students union have voiced here and outside. They stand in solidarity with their colleague, and they speak in one language against the kind of undemocratic and dictatorial imposition of the ruling dispensation. So I won't take much more time, and I expect that the media will highlight these contradictions. If the judiciary has been delaying their intervention, what is the reason behind it? In some cases, they don't have any such delay or any such hesitation. And if the judiciary has sent him for 14 days judicial custody, then it is another matter of grave concern for the democratic country that we belong to. Thank you very much. The Ashoka student government and the student body that it represents stands in complete solidarity with our professor, and we demand his immediate and unconditional release. Over these past few days, we have tried to relentlessly prove to the public why Professor Khan is so important to us, to our institution and to this country, and continue to absolutely reject the notion that his actions and words have ever had any intentions of being divisive, violent, communal or misogynistic in nature. The Ashoka student body, alumni, faculty and all those who stand by the principles of justice and democracy in the Ashoka community stand by him in solidarity, and we will continue to stand by all those who have been repeatedly silenced and punished for speaking their truth and fighting for a better world for all of us alike. Thank you. आप इस बात का अध्ययन करें, ये एफआईआर करने वाले लोग होते कौन हैं? जैसे यहाँ कुछ कहा जाए और हमारे किसी साथी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाए, फिर वो पता कीजिए कि ये हैं कौन, पता चलो तो बीजेपी के लोग हैं।
अगर बीजेपी के लोग ही सब जगह एफआईआर कर रहे हैं, एक और पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। किन राज्यों में एफआईआर हो रहे हैं? वो तो बीजेपी के शासित राज्य हैं। इसका मतलब क्या होता है कि बीजेपी के लोगों के द्वारा बीजेपी शासित राज्यों में उन लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है जिनकी बातों से उनकी पूरी सहमति नहीं है, या जिनकी बातें प्रशंसा करते करते उनकी नग्नता को भी सामने रख देता है। तारीफ की है डॉक्टर अली खान ने जो है उसमें, लेकिन उन्होंने उसके नंगेपन को भी दिखाने की कोशिश की कि आपने भारतीय समाज को कहाँ पहुँचा दिया है। तो ये बर्दाश्त के जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये नहीं स्वीकार्य। तारीफ कीजिए और एक बात जान लीजिए, जनतंत्र में जब भक्ति, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 25 नवंबर 1949 को कहा था कि अगर अपने नायकों के चरणों पे आप अपनी स्वतंत्रता का त्याग करेंगे वो जनतंत्र टिक नहीं पाएगा। और अभी आपने एक नेता को उप मुख्यमंत्री को सुना भी, वो कहने जनता, सेना, सैनिक सभी प्रधानमंत्री के चरणों पर नतमस्तक हैं। ये तो सेना का भी खुला अपमान है। कोई स्त्री का अपमान कर रहा है, कोई सेना का अपमान कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये आयोजन है। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक आयोजन है। अब कल्पना कीजिए, सेना लड़ती है, आम जन का जीवन जो है सीमावर्ती राज्यों में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। एक तरफ उनका विदेश मंत्री कहता है कि हमने तो पहले से उनको सूचित कर दिया था। इसका मतलब मैच फिक्सिंग थी क्या? ये सारे सवाल कौन पूछेगा? इस देश के नागरिक नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? हमने सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी के तरफ से इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सवाल पूछे हैं और उस स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा, इस पर भी सवाल उठाया। तो सवाल है कि ये उसमें तो ढेर सारे सवाल हैं। इन्होंने बहुत साधारण बातें की, लेकिन एक बात जो फिर उठेगा कि सामान्यतः कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। हाँ, ये मत समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो चल रहा है वो मुसलमानों तक सीमित रहेगा। जहां से भी विरोध और असहमति की आवाज आएगी इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, वो उनको जो है झूठे एफआईआर करके गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि न्यायपालिका से जो उम्मीद है वो उम्मीद भी पूरी नहीं हो रही है। देश के न्यायपालिका की है, न्यायपालिका को कस्टोडियन कहा गया है, उनकी जिम्मेदारी है। कई बार वो भी चूक रहे हैं, तो इसलिए बहुत दुखद स्थिति है। बल्कि मैं कहूँगा कि हम यहाँ अली खान के पक्ष में तो हैं ही, लेकिन प्रत्येक उस नागरिक के उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में आए हैं खड़े होने, जो हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। और हम इस मंच से भी ये बात करते हैं कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को, वो अली खान हो या कोई भी हो, देश की सरकार से सवाल करने का हक है। ये संविधान के द्वारा दिया गया हक है और इसीलिए हम सबको अपने इस अधिकार की भी रक्षा करनी है। अली खान जैसे नागरिकों के इस अधिकार के लिए भी लड़ना है और उम्मीद है न्यायपालिका संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। लेकिन सवाल सिर्फ अली खान का नहीं है, ऐसे किसी भी नागरिक को जिनके खिलाफ पुलिस के द्वारा, और ये देखिए धीरे धीरे पुलिस को सांप्रदायिक बनाया गया है, पुलिस को जो है धीरे धीरे प्रतिबद्ध पुलिस बनाया जा रहा है, कमिटेड। अभी हम एक प्रोग्राम कर रहे थे 10-15 लोग इकट्ठे होकर के, और वो पुलिस 25-30 आ गई और वो पूछने लगे नहीं आप यहाँ कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई हम तो यहाँ बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, करेंगे। तो सवाल है कि उनको, हमें ऊपर से आदेश है, ये ऊपर से आदेश देने वाले कौन है भाई? तो इसलिए इन सारे सवालों का जो है वो जवाब, और सवाल तो पूछना ही होगा। जिस दिन आपने सवाल पूछना छोड़ दिया उस दिन जनतंत्र खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश क्या होती है फांसीवादी ताकतों के द्वारा, कि आप लोगों के मन में डर पैदा कर दिए, 2-4 को गिरफ्तार कर लीजिए, लोगों के मन में डर पैदा हो जाएगा, और डर पैदा हो जाएगा तो फिर लोग सवाल करना बंद कर देंगे। तो मैं तो इतना ही चाहूँगा कि इस देश का नागरिक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने और उसके बाद एक्टिव सिटीजन बने, सक्रिय नागरिक की जरूरत है, तभी देश का जनतंत्र भी बचेगा और अली खान जैसे अपने
चाहे वो शिक्षक हों चाहे नागरिक हों, हम उनकी रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद। आलोचनात्मक विचार अगर रखने वाला शिक्षक एक जीवंत शिक्षक है और उसको जेल जाना पड़ रहा है और अपनी मासूमियत या अपनी चिंतन की गहराई साबित करनी पड़ रही है, तो ये बहुत ही दुखद विषय है। और हम जानते हैं कि जिस मुद्दे में इसको घसीटा जा रहा है, दरअसल ये भारत के एक बहुत पुराने इतिहास की ओर इशारा कर रहा है कि हर छोटी से बड़ी घटना को, पहले तो हर छोटी से बड़ी बात को घटना बताया जाता है, उसे फिर बना दिया जाता है, फिर उसे और भड़काया जाता है, और इसमें शिक्षक, सीखना, सिखाना ये सब कहीं खो जाता है। मैं इस मंच से यही निवेदन करती हूँ कि जो शिक्षक से आज तक भारत ने गुहार लगाई है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक शिक्षण करें, सोचना समझना सिखाएं, गहराई में जाना सिखाएं, उसको करने दीजिए शिक्षक को। धन्यवाद। जो एक असॉल्ट है राइट विंग का हमारे एकेडमिक स्पेसेस में, हमारे पूरे डेमोक्रेटिक इथॉस पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, इसी के अंदर मुसलमानों पे ख़ास तौर से हमला है। और मैं आपको ये बात शेयर करना चाहती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जब ढेर सारे एडहॉक टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे थे, वो चुटकी में निकाल दिए गए, हाईली क्वालिफाइड, चुटकी में निकाल दिए गए। उनसे बहुत बेहूदे सवाल कईयों से पूछे गए इंटरव्यूज़ में। इंटरव्यूज़ को में जो सिलेक्शन कमिटीज़ थी वो बिल्कुल पैक्ड थी। वो कहाँ से लोग बुलाए जा रहे थे किसी को नहीं मालूम। हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ज़्यादातर नहीं बुलाया गया, तो उसमें भी बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए। लेकिन मुसलमान जो हमारे एडहॉक टीचर्स थे, उनको तो कह के हटाया गया कि इसको तो बिल्कुल नहीं लेना, यह मुस्लिम है। चुन के अगर 8 लोगों में से 7 कुछ कॉलेजेस में ले भी लिए गए, तो एक जो मुस्लिम था उसको नहीं लिया गया। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में देखी है, और पूरे समाज में हम देख रहे हैं कौन कौन से लोग अभी भी बेल डिनाइड किनको की जाती है, बार बार उनका बेल हियरिंग अजर्न क्यों होता है, क्यों उमर खालिद उस कैटेगरी में क्यों हो रहा है ऐसा। तो इस तरह से जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर ख़ास तरीके से ये चल रहा है। और बहुत ही आयरॉनिक बात यह है कि जिस चीज़ को बहुत माइल्डली प्रोफेसर अली खान ने कहा कि ये अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो सिंबल है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये ग्राउंड रियलिटी में भी ट्रांसलेट होनी चाहिए। क्योंकि जो डेमोलिशंस हो रहे हैं आर्बिट्ररी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद, जिस तरह से तरह तरह की मॉब लिंचिंग, ये सबको मालूम है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये सब चल रहा है। इससे फिर ये इस जो ऑप्टिक्स है उसका कोई मायने नहीं रहता है। वो तो बहुत माइल्डली उस बात को कहा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इस अरेस्ट ने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया कि जो वो माइल्डली कह रहे थे वो हमारे लिए एक भयानक सच है, एक भयानक सच है। और जो बात देश विदेश में कई लोग नहीं जानते थे, अब पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये बन गया बहुत हाई प्रोफाइल केस। आपने एक एलीट यूनिवर्सिटी में एक सोशल कैपिटल वाले मुस्लिम को इस तरह से अटैक किया है, तो ये बात तो फैलेगी। आपने अपने ही कुल्हाड़ी पे पैर मारा। मैं उनसे कह रही हूँ जो बताना चाहते थे कि नहीं ये तो क्रिटिसिज्म गलत है, हम तो बहुत ही डेमोक्रेटिक हैं, मुसलमानों के संग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे थे और हमको रोक रहती है कहने से, तो आपने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी, आपने प्रूफ कर दिया कि जो अली खान ने कहा भी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा भयानक सच हमारे सामने है कि हिंदुस्तान एकदम नाज़ी जर्मनी में परिवर्तित हो रहा है। और हम सब अगर आज के दिन खड़े नहीं हुए इसके खिलाफ, तो कोई नहीं बचेगा, ये देश कहीं का नहीं बचेगा। मैं 2 लाइन पढ़ना चाहती हूँ 15 मई के एक आर्टिकल से, उसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी। एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिकल, द नेशन इन द मिरर, मिडिल है ये, प्रोफेसर सुहास पालशिकर। आई एम श्योर ही वोंट माइंड माई टेकिंग हिज नेम। He has said very clearly here कि जिस तरह से, पूरा नहीं पढ़ूंगी, कि जिस तरह से मुसलमानों को अटैक किया गया पूरे देश में, पहलगाम अटैक के बाद चुन चुन के अटैक किया गया। और हम जानते हैं किसने ये ऑर्गेनाइज किया अटैक्स, कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ, जनरल मुस्लिम्स के खिलाफ। और उसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई है अभी हाल में। Significantly, in the past few weeks, the political leadership did not utter a single word disapproving of this development. वो मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बाकी जो अटैक्स चल रहे थे उसके बारे में कोई डिसअप्रूवल नहीं। That political act of omission cannot be absolved by the empty symbolism. Note, he is calling it clearly what it is, empty symbolism
of presenting a Muslim officer as spokesperson during the press briefing. The decision to have Colonel Sofia Qureshi for those briefings was bad diplomacy. And it betrayed a guilty conscience but did not help delegitimize the anti-Muslim constituency. अब इससे ज़्यादा strongly क्या कह सकते हैं? And I stand by what Professor Suhas Palshikar has said, and I think that Professor Ali Khan is being extremely polite, and so his post can be read as something which is poster boy patriotism actually. ये बिल्कुल ही सही politically correct उन्होंने कहा है. बस एक चीज़ कहिए कि बीजेपी का hate mongering का एजेंडा है. क्या ये कहना गुनाह है? ये गुनाह है क्या? इसमें क्या झूठ कहाँ, इसको छिपाया कहाँ जाता है? आप जेनोसाइड का कॉल दे रहे हैं यति नरसिम्हानंद, और ये जो धर्म संसद वगैरह से ओपनली चल रहा है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा. तो ये तो ओपन सीक्रेट है, सीक्रेट नहीं है, ये सबको मालूम है. ये तो आपको सबसे बड़ा एक वोट कैचिंग डिवाइस है, तो इसमें छिपी कोई बात नहीं है. तो उस बात का कहना कोई गुनाह नहीं होता. और बाकी सब जो चार्जेस हैं वो दोज आर लाफेबल. आई मीन, आई ऑल्सो वॉच प्रीति चौधरीज exemplary interview. I'm really happy that there is some spine left, and anchors are bold enough to ask these questions, even though the Godi media is completely sold out. And this lady, I mean, she really doesn't deserve to be in the chair, the chairperson of that Haryana Women's Commission. She couldn't answer any question. वो गोल she could not say कि क्या कहा है उन्होंने जो objectionable है. तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ. And I'm very glad to see that there is solidarity from across the board. It has to be visible and loud every single day, because we are running out of time. We have to stand up against these atrocities, and we hope that justice will be done. We have to look to the Supreme Court to protect us, even though we have not been very happy about the kind of treatment or relief not given to our outstanding students and teachers and lawyers by not giving them bail for years and years together. That is a black mark on the way in which the judiciary has not played its role. But we are still hoping, and we do get some good judgment, so we are hoping that we will get relief from the Supreme Court. Thank you very much. उनको अगर बोलने का अधिकार नहीं है, उनको अगर बोलने से रोका जाता है, तो हमारे सुनने के अधिकार को भी हमसे छीना जा रहा है. We are also not being allowed to listen, to hear different points of view, different ideas about the state of the world, the state of society, and what we need to do. अगर हम कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का मतलब केवल ये नहीं कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी है. उन विचारों का व्यक्त करना, उन पे बातचीत होना, उन पे वार्तालाप होना, उसके आधार पर लोगों का इन्फॉर्म्ड होना और उसके आधार पर तय करना कि देश किस दिशा में जाएगा, ये लोकतंत्र का असली मतलब है. और उस वार्तालाप को, उस डिस्कशन को, उस लोगों के सीखने की प्रक्रिया को पर हमला हो रहा है जब उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हो रही है. वो एक अध्यापक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज का, उनका जो विषय है उसके आधार पर वो समाज का अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, और उसके आधार पर अगर वो कुछ कहते हैं तो वो एक अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी जो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक एकेडमिक पर है कि वो पब्लिक डिस्कशन और पब्लिक डिबेट को एनरिच करे अपने स्टडी और ज्ञान के आधार पर. मेरा विषय अर्थशास्त्र है. अगर कल कोई आर्थिक नीति सरकार अपनाती है और आप मीडिया के सब साथी हमसे विचार लेने आते हैं कि ये नीति को लेके आपका क्या कहना है, क्या हम वो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो कहें जो सरकार के लिए सरकार सुनने पसंद करती है, या हम अपने रिसर्च के आधार पर जो चीज़ जायज़ समझते हैं उसको आपके सामने रखें और आपके माध्यम से वो लोगों के बीच में जाए ताकि बातचीत हो पाए जिसके आधार पर देश कोई फैसला लेता है कि वो किस दिशा में जाएगा. यानी कि जो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर, not just
attack on his rights, it is an attack on everyone's rights, it is an attack on Indian democracy in a wider sense and not just in the sense of the infringement of the fundamental right of free expression. The fundamental right of free expression is not an empty right. सिर्फ बोलने का ही अधिकार की बात हो तो हम तो सब अपने बाथरूम में घर में बोल सकते हैं जहाँ कोई सुनने को नहीं है। जब तक हम ऐसे नहीं बोल पाए कि और लोग सुन पाए और उससे सीख पाए, तब तक वो अधिकार जो है एक कागजी अधिकार रह जाता है, उसका कोई मायने नहीं रहता। लेकिन मेरे ख्याल से एक और इसका महत्वपूर्ण पहलू है, देयर इज वन वेरी अदर इंपॉर्टेंट डिमेंशन आई थिंक विच नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड, अ पार्ट ऑफ विच केम आउट इन द इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दैट उमा मेड। एक व्यक्ति के साथ कानून व्यवस्था का दुरुपयोग करके आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ केस करते हैं, उनको जेल में बंद करते हैं, उनको कल मान लीजिए बेल मिल भी जाता है, कल मान लीजिए वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, तब भी उनके ऊपर जो गुजरी है वो तो तब भी जो उनके और उनके परिवार पे जो असर हुआ है वो तो रहेगा, उसको आप वापस नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जिन्होंने कानून व्यवस्था का दुरुपयोग किया है, दोज हु हैव मिसयूज्ड द लॉ and the law enforcement process to commit this crime, if they are not held accountable, then the implication of that is कि कानून व्यवस्था वही है जो उसको चलाने वाले आज जिन उनके हाथ में वो जो चीज़ समझे वो उसका दुरुपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि कभी उनकी जवाबदेही नहीं होगी और वो लोगों को दंडित कर सकते हैं तब भी जब न्यायिक प्रक्रिया उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पे एक निष्कर्ष पर नहीं आती है। और इसका असर ये होता है कि कोशिश क्या होती है, कोशिश और प्रयास ये होती है कि एक आदमी के साथ आप ऐसा करें तो 50 आदमी और जो है वो देख ले कि अगर आपने कुछ बोला, आपने कोई व्यार व्यक्त की तो आपके साथ क्या परिणाम हो सकता है। और इसीलिए मैं इस मंच से हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया, हमारे देश के जुडिशरी से मेरे ख्याल से मांग के रूप में रख सकता हूं जायज रूप से कि आपका काम केवल ये नहीं है देखना कि उनका बेल सही है कि नहीं, उनको बेल मिलना चाहिए कि नहीं, और कल 2 साल 4 साल केस के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत है कि नहीं। जब इस हद तक ये कुछ भी किसी ने नहीं कहा हो, सब सामने है, उसके बाद भी अगर ये कार्रवाई हो सकती है तो जुडिशरी भी इस प्रोसेस में शामिल होगी कि वो कानून व्यवस्था संविधान के उल्लंघन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगी। इसलिए जुडिशरी से हमारी अपेक्षा ये भी है कि वो केवल जो केस उनके सामने आता है उसमें जायज़ या नाजायज़ है, केवल उस पर समय बिता के फैसला ना करे, वो ये करे कि जो जिन्होंने गलत रूप से कानून का इस्तेमाल किया है, they should also be held accountable. Judiciary has to act against them and judiciary has to swiftly act to ensure that Professor Mahmoodabad's fundamental rights are not breached and protected and that he is compensated for what he has already suffered. Thank you. देश प्रेम केवल जिंगोइज्म नहीं है, केवल नारे देना नहीं है, मेरा देश महान, ये उसमें लिखा हुआ है, पर वो देश, उस देश को समझना और उसकी कमजोरियों को भी समझना, हमारी जो लोकतंत्र है हमें मजबूर करता है, हम पे ये दायित्व है कि उस लोकतंत्र के नाते हम अपने देश को समझें और फिर उसको, उसके समाज को, उस देश को बदलने का क्या रास्ता हमें सूझता है, हमें शिक्षा वो समझ दे, एंड दैट इज़ ट्रू लव फॉर द कंट्री। तो अगर हम पेट्रियाटिज्म की बात सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं कि कहा गया कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि हम कैसे अपनी शिक्षा को कुछ साल बाद भी अगर देखेंगे तो हम
उस लव को कैसे समझेंगे कि वो क्या माहौल मिला था हमें, इन सब बातों का सवाल जवाब, कुछ कटु बातें, कुछ देश, कुछ अपने गर्व की बातें, इन सब बातों को हम कैसे आत्मसात करते हैं, और यही शिक्षा का एक बहुत मूल मंत्र है हमारे सामने। तो ये जब हमें कहा जाता है कि अली ने इस तरह से सवाल पूछे, बहुत हम में से कई लोगों के मन में वो सवाल आए, एक तरह से गर्व भी हुआ, अच्छा भी लगा कि हाँ ये महिलाएं सामने हैं, आर्मी में सिर्फ बहुत पुरुष ही दिखते हैं महिलाएं, पर ये भी लगा क्या इन महिलाओं का क्या इस्तेमाल हो रहा है। ये सब सवाल बहुत वाजिब है दिमाग में आने, और अगर हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स इनको सोचते हैं तो हमें लगता है कि शिक्षा वास्तव में कारगर हुई है। एक और चीज़ हमें ध्यान आती है कि अभी कुछ ही महीने पहले जस्टिस मुरलीधर ने हमें बताया कि जो एक टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट है जिसके 50 साल पूरे हुए, जो महिला समानता की बात करती है, और जो उनके टीचर जस्टिस मुरलीधर की टीचर लोतिका सरकार ने जिसमें योगदान दिया था और लिखा था उसके बारे में कि हम इक्वालिटी को कैसे समझेंगे, तो जस्टिस ये कह रहे थे कि अगर आज हम देखते हैं कि ये नेशनल कमीशन ऑफ विमेन या ये स्टेट कमीशन ऑफ विमेन क्या कर रहे हैं, ये किस लिए बने थे, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस लिए, इसका लक्ष्य क्या था, क्या करना चाहते थे, और आज उन्होंने हमारे सामने डेटा दिखाया कि आज किस तरह की कंप्लेंट्स को वो उठाते हैं, वो क्या कंप्लेंट्स उनके सामने आती हैं, वो किस समझ से आती हैं, किस और एजेंडा से आती हैं, और वो किस कंप्लेंट में तो त्वरित बिल्कुल एकदम पहुंचते, रात को एफआईआर हुआ, सुबह 7 बजे आके अरेस्ट कर लिया, उठा लिया हमारे टीचर को, हमारे साथी को, और फिर वो कौन से कंप्लेंट्स है जो देखती नहीं है। तो ये पूरा एनालिसिस उन्होंने किया और कहा हमें और इसका एनालिसिस करना है। तो मुझे भी यही सवाल सामने रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, हमारी मांग है हम सब की कि सुप्रीम कोर्ट केवल इस चीज़ के का जायज़ा न ले, पर ये भी देखे कि वो कौन सी बॉडी है, उसका क्या काम है, और उसके काम के अंतर्गत ये आता भी है कि नहीं। इस तरह का मुद्दा, लोग लॉयर्स ने कहा है कि ऐसे मुद्दे नहीं आते हैं, तो वो कैसे इतना त्वरित एक एफआईआर करके एक्शन भी ले रहे कुछ ही घंटों में, और उसका फिर क्या उसका क्या उपाय है, उसके अगेंस्ट, उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा, वो क्या समझ है उन लोगों की जो ऐसी बॉडीज में बैठते हैं कि वो लोगों के फेसबुक पोस्ट को ही देखते रहते हैं क्या। और एजुकेटेड मुस्लिम टीचर्स, वेल एजुकेटेड टीचर्स जो बहुत कम्युनिकेटिव हैं, समीना दलवाई के साथ यही हुआ था जिंदल यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है हमने एक मीटिंग की थी और मैं चेयर कर रही थी उनका सेशन, जब वो बता रही थी कि उनके साथ क्या मजाक हुआ, किस तरह का भद्दा मजाक हुआ। तो ये फॉल्स केसेस जानबूझ के क्या मुसलमान हमारे साथियों के लिए है, और इस तरह नेशनल कमीशन ऑफ विमेन फॉल्स चार्जेस दे रहा है। तो मैं इसी बात को रखते हुए फिर दोबारा अपनी बात रख रही हूँ कि हम सब मिल के इसका सामना करें और सवाल पूछें कि ये आज कल और आगे ना हो, और ये बहुत हो गया, और इसको अब अच्छी तरह से कोर्ट में इसका कोई उपाय लिया जाए। धन्यवाद।